एक अमीर परिवार के वारिस के रूप में मैंने सिर्फ 15 साल की उम्र में फैमिली बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र तक मैं कंपनी की वैल्यू दसियों अरब तक पहुंचा चुका था और 19 साल की उम्र में ग्रुप के सबसे अहम कोर ऑपरेशंस की जिम्मेदारी मेरे हाथ में थी। लेकिन मेरे और मेरे जुड़वा भाई के 20वें जन्मदिन की दावत वाले दिन, जिस दिन पूरी कंपनी की कमान आधिकारिक तौर पर अगली पीढ़ी को सौंपी जानी थी, मेरे दादाजी ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने लाल चंदन की वह मुहर उठाई जो परिवार के मुखिया की सबसे बड़ी निशानी थी और उसे मेरे उस निकम्मे भाई को दे दिया जिसे बस खाना, पीना और मौज करना आता था। मैंने देखा कि मेरा भाई घमंड से भरा हुआ वह मुहर स्वीकार कर रहा था और फिर दिखावे के लिए मेरे कंधे पर हाथ रख रहा था। मैंने देखा कि मेरी मंगेतर भी शर्माते हुए अपना गिलास उठाकर उसे बधाई दे रही थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने सिर्फ मुख्य खानदान के बड़े पोते की पहचान रखती थी। जब बात ऐसी थी तो मैंने भी वहीं सबके सामने अपनी विरासत का अधिकार छोड़ने का ऐलान करने और अपनी मेहनत से बनाई हुई पूरी कोर टीम को साथ लेकर जाने का फैसला कर लिया। जी, परिवार की पुरानी हवेली के बैंक्वेट हॉल में क्रिस्टल के झूमर चमक रहे थे और उनकी रोशनी हर चेहरे को एक साथ शानदार और बनावटी बना रही थी। आज मेरा और मेरे भाई जी यांग का 20वां जन्मदिन था। साथ ही यही वह दिन था जब जी ग्रुप की कमान आधिकारिक तौर पर नए हाथों में जानी थी। बचपन से ही मुझे वारिस बनाकर तैयार किया गया था। सबको यकीन था कि आज रात दादाजी परिवार के मुखिया की कुर्सी मुझे सौंप देंगे। मैं हाथ में वाइन का गिलास लिए खड़ा था और चेहरे पर एक शांत और विनम्र मुस्कान थी। दादाजी गहरे लाल रंग का तांग सूट पहने हुए थे और काफी चुस्त दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों में एक गहरे रंग का लकड़ी का डिब्बा था जिसे वह धीरे धीरे सहला रहे थे। उस डिब्बे के अंदर जी परिवार की सबसे बड़ी ताकत और अधिकार मौजूद था। स्टेज पर होस्ट जोश के साथ कार्यक्रम चला रहा था और माहौल अपने चरम पर पहुंच चुका था। आखिरकार दादाजी खड़े हुए। पूरा हॉल एक पल में शांत हो गया। उन्होंने गला साफ किया और ऊंची आवाज में कहा, आज मेरे दोनों पोतों का 20वां जन्मदिन है और साथ ही वह दिन भी जब इस बूढ़े को आखिरकार रिटायर हो जाना चाहिए। वह कुछ पल रुके और पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई। आखिर उनकी नजर मुझ पर आकर ठहर गई। उनकी आंखों में एक ऐसा भाव था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था और मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। जी, परिवार के नियमों के मुताबिक परिवार के मुखिया की कुर्सी मुख्य खानदान के सबसे बड़े पोते को मिलती थी। मेरा दिल भारी हो गया। सबसे बड़ा पोता मैं और जी यांग जुड़वा थे, लेकिन वह मुझसे ठीक 3 मिनट पहले पैदा हुआ था। सिर्फ उन 3 मिनटों की वजह से पिछले 20 सालों की मेरी मेहनत, पसीना और संघर्ष शायद एक पल में बेकार होने वाला था। मैंने देखा कि दादाजी ने लकड़ी का डिब्बा खोला और भारी मुहर बाहर निकाली। फिर वह मेरे पास से आगे बढ़ गए। वह सीधे जी यांग के सामने जाकर रुके, जो हमेशा की तरह बेफिक्र मुस्कान लिए मेरे बगल में खड़ा था। जी यांग, आज से तुम जी परिवार के मुखिया और जी ग्रुप के चेयरमैन हो। याद रखना, तुम सबसे बड़े पोते हो। यह जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। जी यांग एक पल के लिए चौंका, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा खुशी से भर गया। उसने लगभग झपटकर दादाजी के हाथ से मुहर ले ली। धन्यवाद दादाजी, मैं जरूर ऐसा करूंगा। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। मौजूद हर इंसान की नजर मुझ पर टिक गई। कुछ नजरों में दया थी, कुछ में मजाक और कुछ में खुली खुशी कि मैं हार गया था। मेरे चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गईं और मुश्किल से वह विनम्र मुस्कान बनी रही। तभी मेरे दिमाग में एक बेहद साफ आवाज गूंज उठी, मैं जीत गया। मैंने पहले ही कहा था, मां के पेट में 3 मिनट ज्यादा रुकना ही युवराज की किस्मत थी। जी यांग, तू कितना बेवकूफ है। इतना पढ़ा, इतने प्रोजेक्ट संभाले, खुद को आधा मार डाला और आखिर में मेरे लिए ही सब तैयार कर दिया। यह एहसास कमाल का है। मैंने तुरंत सिर उठाकर जी यांग की तरफ देखा। वह मुहर को ऊंचा उठाए खड़ा था और उसके चेहरे पर घमंड और अकड़ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन बाहर से उसने कहा, छोटे भाई, अब आगे मुझे तुम्हारी बहुत मदद चाहिए होगी। हम दोनों भाइयों को हमेशा एकजुट रहना चाहिए। वह आवाज उसके मन की थी। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं उसके विचार सुन सकता हूं। शायद इस पल की बेइज्जती
और गुस्से ने मेरे अंदर कोई छिपी हुई ताकत जगा दी थी। जी यांग मेरे पास आया और जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारा। उसके इस स्पर्श में साफ दिखावा और घमंड भरा हुआ था। इसके चेहरे को देखो, कितना मजेदार है। बचपन से खुद को परफेक्ट बनाकर घूमता रहा और सोचता था कि जीत उसकी पक्की है, लेकिन बूढ़े के दिल में मायने सिर्फ मेरे हैं। मेरे नाखून हथेलियों में गहराई तक धंस गए। उसी समय मेरी मंगेतर लियू रुयान हाथ में वाइन का गिलास लिए शालीनता से जी यांग की तरफ बढ़ी। उसने वही महंगी ड्रेस पहनी हुई थी जो मैंने नीलामी में उसके लिए जीती थी। उसके गाल हल्के लाल थे और आंखों में प्यार झलक रहा था। भाई जी यांग, बधाई हो। आने वाले भविष्य के लिए मैं आपको एक जाम पेश करती हूं। उसने मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की और तभी मुझे उसके मन की आवाज भी सुनाई दी। अच्छा हुआ मैंने बड़े भाई को चुना। जी यांग कितना भी काबिल हो, ऐसे पुराने और जिद्दी परिवार में सबसे ज्यादा मायने सिर्फ उत्तराधिकार के क्रम के होते हैं। अच्छा हुआ मैं गलत पक्ष में नहीं गई। अब से मैं जी ग्रुप के चेयरमैन की पत्नी हूं। तो यही सच था। इन सब लोगों की नजर में मेरी सारी काबिलियत और मेहनत उन बेकार के 3 मिनटों से भी कम कीमत रखती थी। उनके नियम और परंपराएं बस औसत लोगों को बचाने और काबिल लोगों को दबाने का बहाना थीं। मैंने देखा कि जी यांग ने लियू रुयान का दिया हुआ जाम एक ही घूंट में खत्म कर दिया और जानबूझकर उसके हाथ की पीठ पर अपना अंगूठा फेर दिया। मैंने देखा कि दादाजी राहत से अपनी दाढ़ी सहला रहे थे, मानो उन्होंने दुनिया का सबसे समझदारी भरा फैसला लिया हो। मैंने देखा कि आसपास के रिश्तेदार जी यांग के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे, जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूं और बस एक बेकार सा बैकग्राउंड बनकर रह गया हूं। मेरे दिल के अंदर जमा गुस्से ने मेरी बची हुई आखिरी समझदारी भी जला दी। मैंने अपनी भींची हुई मुट्ठियां डीली की और धीरे धीरे हंसने लगा। मेरी हंसी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह उसने पूरे हॉल की आवाजें रोक दीं। मैंने एक माइक्रोफोन उठाया और स्टेज के सामने पहुंच गया। सारी रोशनी फिर से मुझ पर आकर टिक गई। चूंकि परिवार बड़े पोते के नियम को इतना महत्व देता है, तो छोटे भाई होने के नाते मुझे अपनी जगह समझनी चाहिए। मैंने जानबूझकर छोटे भाई शब्द पर ज्यादा जोर दिया। यह सुनकर दादाजी संतोष से सिर हिलाने लगे। उधर जी यांग के चेहरे पर तमाशा देखने वाली मुस्कान थी। मैंने पूरे हॉल की तरफ देखा और साफ आवाज में कहा, मैं जी यांग आज सबके सामने घोषणा करता हूं कि मैं अपनी मर्जी से जी परिवार की विरासत पर अपना अधिकार छोड़ता हूं। आज के बाद मैं जी ग्रुप से सिर्फ अपने पहने हुए कपड़ों के साथ निकल जाऊंगा। बस एक वाक्य ने पूरे हॉल को स्तब्ध कर दिया। दादाजी झटके से खड़े हो गए और कांपती उंगली मेरी तरफ तान दी। तुमने अभी क्या कहा? नालायक! मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी और आगे बोलता रहा। इसके अलावा प्रोजेक्ट वॉयस की पूरी कोर टीम, जिसे मैंने खुद बनाया है और जिसे मैं पूरी तरह संभालता हूं, साथ ही उसका सारा डेटा, क्लाइंट रिसोर्स और 3 साल की डेवलपमेंट योजना मेरी निजी टीम की संपत्ति है। इसीलिए उनका मेरे साथ जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। यह कहकर मैंने माइक्रोफोन नीचे फेंक दिया और मुड़कर बाहर जाने लगा। जब मैं जी यांग के पास से गुजरा तो उसके मन की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। क्या? वह लोगों को भी साथ ले जा रहा है? यह प्रोजेक्ट वॉयस आखिर है क्या? उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने बस उसे ठंडी नजर से देखा। परिवार के मुखिया जी, कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। मेरे पीछे बैंक्वेट हॉल के एक कोने में सूट पहने एक युवक खड़ा हो गया। वह मेरा सबसे काबिल सहायक लिन जो था। उसने अपनी कुर्सी से जैकेट उठाई और पीछे की 2 टेबलों की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहा, प्रेसिडेंट जी जा चुके हैं। हम लोग यहां और क्यों रुकें? सामान समेटो, कल से नई जगह रिपोर्ट करेंगे। जी, बॉस लिन। उन 2 टेबलों पर बैठे 20 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े हो गए। वे जी ग्रुप के टेक्निकल, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की असली रीढ़ थे। बिना पीछे देखे वे सब मेरे साथ बाहर की ओर चल पड़े। पूरा बैंक्वेट हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। पीछे सिर्फ मेरा निकम्मा भाई था, जो जलती हुई मुहर को कसकर पकड़े खड़ा था, और दादाजी थे, जिनका चेहरा पूरी तरह फीका पड़ चुका था। मैं जी परिवार की पुरानी हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल आया। रात की ठंडी हवा ने बैंक्वेट हॉल के इत्र की घुटन भरी महक को दूर
कर दिया। लिन जो जल्दी से मेरे पास आया और मेरे कंधों पर एक कोट डाल दिया। प्रेसिडेंट जी, गाड़ियां तैयार हैं। मैंने सिर हिलाया और पीछे वाली सीट पर बैठ गया। मेरे पीछे 20 से ज्यादा कोर टीम के सदस्य बाकी गाड़ियों में बैठ गए। किसी ने एक भी बेकार सवाल नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ अपने काम से दिखा दिया कि वे किसके साथ खड़े हैं। ये वही लोग थे जिन्हें मैंने खुद देश की टॉप यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएशन के तुरंत बाद चुना था और अपने हाथों से तैयार किया था। हमने साथ मिलकर अनगिनत रातें जागकर काम किया था और न जाने कितनी मुश्किलों को पार किया था। हमारे बीच का भरोसा बहुत पहले ही एक सामान्य बॉस और कर्मचारी के रिश्ते से आगे निकल चुका था। गाड़ी आराम से अमीरों वाले इलाके से बाहर निकल गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। जी परिवार की हवेली धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। वही जगह जिसे मैं कभी अपना घर समझता था। तभी मेरा फोन लगातार बजने लगा। दादाजी का कॉल था। मैंने कॉल काट दिया और तुरंत उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके तुरंत बाद जी यांग का फोन आया। मैंने कॉल उठा ली। जी यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी के अभी वापस आओ। परिवार के मुखिया जी, अपनी भाषा संभालिए। अब हम भाई नहीं रहे, अब हम सिर्फ बिजनेस के प्रतिद्वंद्वी हैं। प्रतिद्वंद्वी? तुम मुझसे किस बात में मुकाबला करोगे? मत भूलो, तुम्हारे शरीर पर जो कपड़े हैं और तुम्हारे वॉलेट में जो कार्ड है, सब जी परिवार के पैसों से आए हैं। मैं बता रहा हूं, मैंने दादाजी से कहकर तुम्हारे सारे कार्ड फ्रीज करवा दिए हैं। अब देखते हैं तुम उन लोगों को कैसे खिलाते हो। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी मेहनत से कमाए गए बोनस और निजी निवेशों से मिला रिटर्न नई शुरुआत के लिए काफी है। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। जी यांग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 18 साल की उम्र से ही मैं अपने प्रोजेक्ट बोनस और खाली समय का इस्तेमाल निजी निवेशों में कर रहा था और काफी बड़ा फंड जमा कर चुका था। मैंने कभी अपनी सारी उम्मीदें किसी और पर नहीं टांगी थीं, यहां तक कि अपने परिवार पर भी नहीं, और सच ने साबित कर दिया था कि मैं सही था। कुछ देर बाद लियू रोयान का कॉल आया। यांग, इतनी जल्दबाजी मत करो। मुझे पता है तुम अभी बहुत नाराज हो, लेकिन दादाजी बूढ़े हैं, तुम उन्हें इतना गुस्सा नहीं दिला सकते। जल्दी वापस आ जाओ। अभी भी सब ठीक हो सकता है। सब ठीक हो सकता है? जब तुम जी यांग को जाम पेश कर रही थी तब तो तुम्हारे दिमाग में यह बात नहीं थी। फोन के दूसरी तरफ तुरंत खामोशी छा गई। मैं तो बस तुम्हारे लिए माहौल संभालने की कोशिश कर रही थी। तुम जानते हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। सच में? तो अब अपने दिल वाले इंसान को नए परिवार के मुखिया से बदल लो। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैंने फोन काट दिया और उसका नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। दुनिया आखिरकार शांत हो गई। सामने वाली सीट से लिन जो ने मुझे एक टैबलेट दिया। प्रेसिडेंट जी, यह प्रोजेक्ट वॉयज की आगे की योजना है जिसे टीम ने रातों रात तैयार किया है। साथ में नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी है। कृपया देख लीजिए। मैंने टैबलेट हाथ में लिया। स्क्रीन पर भरे हुए आंकड़ों और दस्तावेजों को देखते हुए मेरा दिल, जो विश्वासघात से पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था, फिर से थोड़ा गर्म होने लगा। कंपनी का नाम होगा शिनकी टेक्नोलॉजी। लिन जो की आंखें चमक उठीं। बहुत अच्छा नाम है, एक नई शुरुआत। हमने उसी रात शहर के बीचों बीच एक ऑफिस बिल्डिंग की पूरी मंजिल किराए पर ले ली। अगली सुबह जब जी ग्रुप के कर्मचारियों को पता चला कि टेक्निकल और मार्केटिंग विभाग के मुख्य सदस्य पूरी तरह गायब हो चुके हैं, तो पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया। चेयरमैन के ऑफिस में बैठा जी यांग हर विभाग के डायरेक्टरों की इमरजेंसी रिपोर्टें देख रहा था और उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। फेंका हुआ कंपनी के साथ साझेदारी की अंतिम योजना आज जमा करनी है। जिम्मेदार मैनेजर कहां है? वो तो कल जी यांग के साथ चला गया। और चेंगशी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का ऑनलाइन मार्केटिंग लॉन्च अगले हफ्ते लाइव होना था। मेरे द्वारा जी ग्रुप में छोड़े गए एक पुराने कर्मचारी के जरिए मैं मीटिंग रूम की लाइव रिकॉर्डिंग सुन रहा था। जी यांग गुस्से में चिल्लाया, वे सब एहसान फरामोश हैं। आखिर जी यांग ने उन्हें कौन सी जादुई दवा पिला दी? चले गए तो चले गए, दुनिया उनके बिना नहीं रुकने वाली। नए लोग भर्ती करो, जितना पैसा लगे लगाओ और टैलेंट खींच कर लाओ। जल्द ही जी ग्रुप का एचआर विभाग बाजार में पागलों की तरह भर्ती करने लगा, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया
कि जो लोग सच में काबिल थे वे जैसे ही सुनते कि उन्हें जी यांग द्वारा छोड़ी गई स्थिति संभालनी है, तुरंत मना कर देते। सब जानते थे कि प्रोजेक्ट वॉयज पूरी तरह जी यांग ने बनाया था। उसके अंदर की तकनीकी संरचना और मार्केट नेटवर्क उसके कोर टीम के बिना बाहरी लोगों के लिए लगभग समझ से बाहर थे। 3 दिन बाद कोर टीम के जाने और बड़े प्रोजेक्ट्स रुक जाने की खबर फैलते ही जी ग्रुप के शेयर 10% गिर गए। जी यांग बेचैनी में इधर उधर भाग रहा था, जैसे बिना सिर की मुर्गी। उधर हमारी शिनकी टेक्नोलॉजी आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। ओपनिंग के दिन कोई भव्य समारोह नहीं हुआ, बस नए ऑफिस में 20 से ज्यादा संस्थापक कर्मचारियों ने एक शैंपेन की बोतल खोली। मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, अब तक हम जी परिवार के लिए साम्राज्य बनाते रहे हैं, आज से हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे। सबका जोश चरम पर था और उनकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमक रही थीं। ये सभी लोग टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग क्षेत्र के बेहतरीन टैलेंट थे। जी ग्रुप की सख्त और भारी व्यवस्था से बाहर निकलते ही उनकी रचनात्मकता पूरी तरह खुल गई। हमारा पहला काम था प्रोजेक्ट वॉयज के मुख्य उत्पाद को और बेहतर बनाना। यह एक बिल्कुल नया स्मार्ट होम कंट्रोल सिस्टम था। हमने उसे ऑप्टिमाइज किया और तय समय से पहले बाजार में उतारने की तैयारी शुरू कर दी। असल में यह उत्पाद जी ग्रुप का साल के दूसरे हिस्से का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला था, लेकिन अब यही शिनकी टेक्नोलॉजी का पहला हथियार बनने जा रहा था। दूसरी तरफ जी ग्रुप पूरी तरह अव्यवस्था में डूब चुका था। जी यांग द्वारा भारी वेतन पर रखे गए विशेषज्ञ प्रोजेक्ट वॉयज के अधूरे कोड को देखकर पूरी तरह उलझ गए। मीटिंग के दौरान वे बड़ी बड़ी बातें करने लगे। अपने अंदरूनी आदमी की रिकॉर्डिंग सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका, क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उसे बेकार बता दिया। और जी यांग, जो पूरी तरह मूर्ख था, उनकी बातों पर यकीन भी कर बैठा। उसने एक हस्ताक्षर में नए विशेषज्ञों का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। हमारे द्वारा 90% पूरा किया गया। सारा काम रद्द कर दिया गया और प्रोजेक्ट को शुरुआत से दोबारा शुरू करने का फैसला ले लिया गया। उसके इस एक फैसले ने तय कर दिया कि जी ग्रुप को करोड़ों का अतिरिक्त रिसर्च खर्च उठाना पड़ेगा और कम से कम 6 महीने का समय बर्बाद होगा। हालांकि दादाजी दूसरी पंक्ति में जा चुके थे, लेकिन कंपनी में होने वाली कोई भी बात उनसे छिप नहीं सकती थी। उन्होंने जी यांग को वापस हवेली बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। नालायक, तुम्हें पता भी है सब कुछ फिर से शुरू करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस साल के पहले 6 महीनों का पूरा निवेश समुद्र में फेंक दिया गया। जी यांग जिद में जवाब देने लगा। दादाजी, नए विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि जी यांग जो छोड़ गया था वह सिर्फ दिखावटी ढांचा था। आप हमेशा यह नहीं मान सकते कि उसका हर काम परफेक्ट है। अब वह हमारा दुश्मन है। अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, यह बूढ़ा कितना पक्षपाती है, ऐसी हालत में भी जी यांग की तरफदारी कर रहा है। मुझे कुछ नतीजे दिखाने होंगे ताकि साबित कर सकूं कि सही कौन है। आखिरकार दादाजी उससे बहस नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ एक लंबी सांस ली और उसे अपनी मर्जी करने दी, और मैंने उसी सुनहरे समय का पूरा फायदा उठाया। 1 महीने बाद शिनकी टेक्नोलॉजी ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। स्पॉटलाइट के नीचे खड़े होकर मैंने खुद मीडिया और संभावित साझेदारों के सामने हमारा स्मार्ट होम सिस्टम किमिंग पेश किया। किमिंग सिस्टम आपकी जिंदगी को नई परिभाषा देगा। यह सिर्फ एक कंट्रोलर नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्मार्ट बटलर है जो आपको समझता है। बेहद स्मूथ अनुभव, आसान डिजाइन और शक्तिशाली कंपैटिबिलिटी के कारण किमिंग लॉन्च होते ही टेक्नोलॉजी जगत में छा गया। लॉन्च के उसी दिन हमने देश की 3 बड़ी होम डेकोरेशन कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते साइन किए। सिर्फ एक दिन में ऑर्डरों की कुल कीमत 5 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई। शिनकी टेक्नोलॉजी एक ही लड़ाई में मशहूर हो गई। हमारे ऑफिस के फोन लगातार बज रहे थे। उधर जी ग्रुप अभी तक अपनी नई योजना का शुरुआती ढांचा ही पूरा कर पाया था। जब जी यांग ने खबरों में मुझे आत्मविश्वास से भरा देखा और किमिंग सिस्टम के शानदार फीचर्स दिखाते हुए देखा, तो गुस्से में उसने अपने ऑफिस का सबसे पसंदीदा प्राचीन फूलदान तोड़ दिया। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसके तथाकथित विशेषज्ञों ने उसे बेवकूफ बनाया था।
जिस चीज को उसने कचरा समझा था वही असल में सोना थी, ऐसा सोना जो पूरे बाजार को बदल सकता था। और उसी सोने को उसने खुद अपने हाथों से कूड़ेदान में फेंक दिया था। जी ग्रुप के शेयर फिर एक बार बुरी तरह गिर गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर वे चाचा और बड़े सदस्य जो पहले दादाजी का समर्थन करते थे, अब खुलकर शिकायत करने लगे। पुराने चेयरमैन, यह सब क्या हो रहा है? जी यांग के हाथ में कंपनी आने के बाद नए प्रोजेक्ट लगभग ठप पड़ चुके हैं। और अब देखिए, दूसरा लड़का हमारा ही प्रोजेक्ट लेकर हमारा सीधा प्रतियोगी बन गया है। यह आखिर किस तरह का मजाक है? दादाजी मेज के सिरहाने बैठे थे और उनका चेहरा इतना काला पड़ चुका था कि मानो उससे पानी टपकने वाला हो। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, जी यांग, यह नालायक लड़का, इसके पंख मजबूत हो गए हैं और अब यह पलटकर काटने की हिम्मत भी करने लगा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। किमिंग सिस्टम की सफलता ने शिनकी टेक्नोलॉजी की उद्योग में मजबूत जगह बना दी। हमने इसी रफ्तार का फायदा उठाया और तेजी से अपना बाजार बढ़ाया। 3 महीने से भी कम समय में हमने देश के हाई एंड स्मार्ट होम मार्केट का 30% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। कंपनी की वैल्यू रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ने लगी। दूसरी तरफ जी ग्रुप एक ऐसी मुश्किल में फंस चुका था जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। घबराहट में जी यांग नई कमाई का रास्ता ढूंढने के लिए हर जगह अंधाधुंध निवेश करने लगा। एक दिन उसने किसी गुरु की बात सुन ली कि मेटावर्स ही भविष्य है। बस उसने तुरंत 10 करोड़ वर्चुअल सोशल प्लेटफॉर्म्स में झोंक दिए। अगले ही दिन किसी इंटरनेट सेलिब्रिटी ने कह दिया कि लाइव स्ट्रीम ई कॉमर्स सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, तो उसने और 5 करोड़ खर्च करके एक नई टीम खड़ी कर दी। जैसा होना था वैसा ही हुआ। उनका हर एक प्रोजेक्ट बुरी तरह असफल हो गया और सिर्फ पैसा डुबोता रहा। कंपनी का कैश फ्लो तेजी से खत्म होने लगा। अपनी मन पढ़ने की क्षमता की वजह से मैं उसके हर मूर्खतापूर्ण फैसले को साफ साफ समझ सकता था। उसके दिमाग में कभी कंपनी चलाने की सोच नहीं होती थी। वह हमेशा सिर्फ शॉर्टकट ढूंढता था ताकि अपनी दिखावे की चाहत और स्वार्थ पूरे कर सके। उसके लिए इतनी बड़ी कंपनी बस उसकी निजी कल्पनाओं का खेल का मैदान बनकर रह गई थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर दस्तावेज देख रहा था कि तभी मुझे एक ऐसे व्यक्ति का फोन आया जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वह लियू रुयान की मां थी। यान, मैं आंटी बोल रही हूं। उसकी आवाज पहले से 100 गुना ज्यादा गर्मजोशी भरी लग रही थी। कोई काम था? अरे बेटा, इतनी दूरी क्यों बना रहे हो? क्या तुम आज रात फ्री हो? मैंने त्यान्यू मैनर में एक टेबल बुक की है। तुम और रुयान काफी समय से मिले नहीं हो। साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं। उसके बोलने से पहले ही मैं उसके मन की दबाई हुई खुशी सुन चुका था। अब यह लड़का खुद बड़ा आदमी बन चुका है। शिनकी टेक्नोलॉजी की वैल्यू तो लगभग जी ग्रुप के बराबर पहुंच रही है। रुयान कितनी बेवकूफ थी जो इससे अलग हो गई। मुझे जल्दी से दोनों को फिर से साथ लाना होगा। शादी होते ही शिनकी टेक्नोलॉजी की आधी संपत्ति लगभग लियू परिवार की हो जाएगी। क्या शानदार योजना है। मैं ठंडा सा हंस पड़ा। जरूरत नहीं है। मेरा और लियू रुयान का अब कोई रिश्ता नहीं है और वैसे भी मैं बहुत व्यस्त हूं। ऐसा मत कहो आयान, रुयान के दिल में अभी भी सिर्फ तुम हो। उस समय जब उसने तुमसे रिश्ता तोड़ा था तो जी यांग ने उसे मजबूर किया था। आखिर वह एक लड़की है। वह उसके खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती थी? उसकी भी अपनी मजबूरियां थीं। सच में? कैसी मजबूरी? चेयरमैन की पत्नी थोड़ा जल्दी बनने की मजबूरी? फोन के दूसरी तरफ तुरंत सन्नाटा छा गया। शायद मान लियो ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी सीधी बात कह दूंगा। कुछ सेकंड बाद उसने झेंपते हुए हंसी निकाली। यान, तुम जरूर गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूं या नहीं, यह आप और आपकी बेटी सबसे बेहतर जानते हैं। और इस नंबर पर दोबारा फोन मत कीजिए, नहीं तो मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि लियू ग्रुप के शेयर भी जी ग्रुप जितने बदसूरत नहीं दिखेंगे। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। उस जैसी मौके की तलाश में रहने वाली लोगों के साथ शिष्टाचार दिखाना समय की बर्बादी था। उन पर सिर्फ सीधी चेतावनी ही असर करती थी। और सचमुच उसके बाद लियू परिवार ने मुझे फिर कभी परेशान नहीं किया। उधर लियू रुयान की जिंदगी भी अच्छी नहीं चल रही थी। जी यांग दिन रात शराब और पार्टियों में डूबा रहता था और उसे अपनी पुरानी बैकअप पसंद तक याद नहीं थी। लियू परिवार ने गलत पक्ष चुना था।
इसलिए ऊंचे समाज में उनकी स्थिति तेजी से गिर गई। सुना था कि कई बार कॉकटेल पार्टियों में लियू रोयान ने मुझसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने उसे बाहर ही रोक दिया। मैंने उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी। कुछ लोग एक बार जिंदगी से निकल जाएं तो हमेशा के लिए निकल जाते हैं। मेरे पास ऐसे लोगों और ऐसी बातों पर समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक था, उस सड़े हुए और जिद्दी जी ग्रुप को पूरी तरह कुचल देना, जो सिर्फ खून के रिश्तों और जन्मक्रम को महत्व देता था। इस समय जी ग्रुप की आर्थिक हालत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। जी यांग के लापरवाह निवेश एक ऐसे गड्ढे की तरह थे जिसका कोई अंत नहीं था और जो लगातार कंपनी का पैसा निगलता जा रहा था। मुख्य कारोबार से कुट रहा था और ग्रुप की आमदनी तेजी से गिरती जा रही थी। बैंकों ने कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया। सप्लायर भी भुगतान लेने के लिए दरवाजे पर पहुंचने लगे। अब जाकर जी यांग सच में घबरा गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह भागता हुआ पुरानी हवेली पहुंचा और दादाजी से मदद मांगने लगा। स्टडी रूम में दादाजी नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट देख रहे थे। गुस्से से उनके हाथ कांप रहे थे। 6 महीने से भी कम समय में तुमने कंपनी का यह हाल कर दिया। जी परिवार की 100 साल की नींव तुम्हारे जैसे निकम्मे के हाथों बर्बाद होने जा रही है। जी यांग घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू और नाक दोनों बह रहे थे। दादाजी, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए, सिर्फ आखिरी बार। वह अंदर ही अंदर सोच रहा था, बूढ़े आदमी के पास जरूर कोई गुप्त फंड होगा। अगर वह पैसा निकाल दे तो कंपनी फिर से संभल सकती है। एक बार हालात ठीक हो जाएं, फिर मैं सब पलट दूंगा। दादाजी ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। काफी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? जी यांग ने जैसे किसी जीवन रेखा को पकड़ लिया हो। दादाजी ने भारी आवाज में कहा, जाओ और जी यांग से माफी मांगो। उसे वापस आने के लिए कहो। अगर वह लौटने को तैयार हो जाए तो मैं परिवार के मुखिया की मुहर उसे दे दूंगा और तुम उसके डिप्टी बनोगे। आखिरकार वह अपना सिर झुकाने को तैयार हो गए थे, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही जी यांग ने यह सुना, उसकी आंखें फैल गईं। आप चाहते हैं कि मैं उसका डिप्टी बनूं? क्यों? मैं कभी नहीं मानूंगा।